हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारी में मस्त होंगे और ज़ोरदार तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि एमसीएल में नया वैकेंसी आया है ओवरमैन और माइनिंग सरदार सर्वेयर का। तो यदि आपका क्वालिफिकेशन हो रहा है, उसके बाद आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट होंगे, तो ज़रूर आप मतलब कि अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। यही कहना चाहेंगे और ज़ोरदार तरीके से अपने तैयारी में लग जाइए, ताकि मतलब कि आप अपने सिलेक्शन को मतलब पक्का कर सके। यदि आप तैयारी ही नहीं कीजिएगा तो फिर आप सिलेक्शन थोड़ी ले पाइएगा। तो इसीलिए बहुत दिन बाद आई हुई है आपका एमसीएल का वैकेंसी, तो आप लोग कम से कम इसका फॉर्म डालिए और अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, यही बताना चाहेंगे। और आज आप लोगों के समक्ष में लेके आया हूँ रेगुलेशन नंबर 47। तो रेगुलेशन नंबर 47 में क्या है कि ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ओवरमैन। क्या किसका बात हो रहा है? ओवरमैन का बात हो रहा है, ठीक है। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी कि दोनों होता है। ड्यूटीज यानी कि कर्तव्य भी होता है और जिम्मेदारी भी होता है। तो उसका देखेंगे, सभी प्रोविजन को एक एक करके देखेंगे और अच्छे से उसको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रोविजन है इसका कि ओवरमैन किसके द्वारा सौंपे गए माइंस या उसके भाग यानी कि डिस्ट्रिक्ट का चार्ज लेंगे। क्या कहा गया है? ओवरमैन किसके द्वारा सौंपे गए? माइंस हो सकता है, या तो माइंस हो सकता है या फिर उसके किसी भाग हो सकता है। भाग कहने का मतलब है कि उसका कोई डिस्ट्रिक्ट हो सकता है या फिर पैनल हो सकता है, इस प्रकार से हो सकता है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दिखाया गया है का चार्ज लेंगे, तो उसके कौन देंगे चार्ज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मैनेजर द्वारा, ठीक है। मैनेजर उसको चार्ज सौंपेंगे, जहाँ भी मतलब कि जिस भी माइंस में सौंपेंगे वहाँ करना होगा, या फिर हो सकता है कि उसके किसी भाग में यानी कि डिस्ट्रिक्ट में दिया जाएगा तो वहाँ वो अपना काम करेंगे। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब अगला प्रोविज़न है इसमें कि ओवरमैन को एक अप टू डेट ट्रेसिंग प्लान यानी कि ओवरमैन हैंड प्लान कौन अवेलेबल करवाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये होता क्या है कि अप टू डेट ट्रेसिंग प्लान या फिर ओवरमैन हैंड प्लान जिसको बोलते हैं, वह होता क्या है? वह एक प्लान होता है, ठीक है, जो मतलब कि किसके द्वारा बनाया जाता है? तो इस सर्वेयर द्वारा तो बनाया जाता है। मैनेजर का और सर्वेयर का इसमें साइन भी रहता है, लेकिन इसको अवेलेबल कौन करवाता है? तो इसको अवेलेबल करवाने का काम करते हैं आपका मैनेजर, ठीक है। माइन का जो भी मैनेजर रहेंगे वह अवेलेबल करवाते हैं ओवरमैन को, और उसका नाम क्या है? अप टू डेट ट्रेसिंग प्लान। तो अप टू डेट ट्रेसिंग प्लान क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि ओवरमैन जो होते हैं वह अपने हाथों से इसको अप टू डेट करते हैं। अब कैसे अप टू डेट करते हैं, क्या करते हैं, सारा चीज़ मतलब कि वीडियो में ही बताएंगे, ठीक है। आगे होगा उसका प्रोविजन अलग से, देखिए आ गया, ठीक है। तो इसमें से कहा गया है आपका अगला प्रोविजन क्या था कि ओवरमैन हैंड प्लान यानी कि जिसको ट्रेसिंग प्लान भी बोलते हैं, ठीक है। तो कब और कौन अप टू डेट करेंगे, कब अप टू डेट करेंगे और कौन अप टू डेट करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो कब का आंसर हो जाएगा आपका कि डेली पर शिफ्ट में, एंड ऑफ शिफ्ट में, ठीक है। यानी कि डेली करेंगे, पर शिफ्ट में करेंगे, और शिफ्ट के कब करेंगे? तो शिफ्ट के एंड में करेंगे, यानी कि जब उसका शिफ्ट खत्म हो जाएगा 8 घंटा का, तो उसके बाद करेंगे, ठीक है। शिफ्ट में, शिफ्ट के एंड में करेंगे अपने मतलब कि जो है ट्रेसिंग प्लान का अप टू डेट, ठीक है। उसके बाद कौन करेंगे? तो ओवरमैन स्वयं करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है ओवरमैन स्वयं करेंगे, मतलब अपने हाथों से करेंगे। वो किसी और को नहीं देंगे कि अप टू डेट करके दीजिए, वह अपने हाथों से ही करेंगे। अब कैसे होता है वो थोड़ा इसमें मतलब कि फिगर से समझते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपका फिगर, ठीक है। तो इसमें से जो ये है आपका पूरा ट्रेसिंग प्लान, ये देख सकते हैं, ये आपका ट्रेसिंग प्लान है, ठीक है। इस प्रकार से चौकोर है आपका ट्रेसिंग प्लान। इसमें से क्या क्या दर्शाया दर्शाया जाता है वो देखिए। तो ये है सबसे पहले कि ये जो छोटा छोटा दिख रहा है, ये सब आपका पिलर है, ठीक है। और इधर का जो पिलर है ये भी पिलर ही है, लेकिन यहाँ अभी पिलर बना नहीं है। ये पिलर है कि ये बन के रेडी हो गया है, यानी कि ये सब गैलरी दिख रहा होगा आपको, ये सब गैलरी है, ठीक है, गैलरी है। तो उसके बाद ये सब पिलर है, जितने भी बॉक्स बॉक्स दिख रहा है ये सब पिलर है। और यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट में, यहाँ पे फेस आपका कहाँ पे है? तो फेस हो जाएगा आपका ये सब जो है यहाँ पे, यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट में जितने भी आपका फेस है, ये सब आपका फेस चल रहा है, ठीक है। जितने भी मतलब आप दिख रहा है इस प्रकार से ना, सारा चीज़ आपका फेस है, ठीक है। तो ये आपका फेस को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है, इस प्रकार से है। तो ये आपका फेस हो जाएगा। उसके बाद अब बात आया कि जो मतलब कि जो अभी काम नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसको जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, सॉरी दोस्तों, जो आपका डॉटेड लाइन से दिखाया गया है उसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्रोजेक्शन लाइन, ठीक है। क्या कहते हैं? प्रोजेक्शन लाइन। जो डॉटेड लाइन है यानी कि वहाँ पे अभी वर्किंग नहीं चल रहा है, अभी मतलब कि भविष्य में कभी चलना है, तो उसको उसी को कहेंगे क्या? तो उसी को कहेंगे प्रोजेक्शन लाइन। और जो मतलब कि ये क्या है? आपका ट्रेसिंग प्लान है। और जो बन के तैयार हो गया है वह आपका क्या कहलाएगा? ये आपका बोर्ड एंड पिलर का जो वर्किंग है उसको कहलाएगा। उसके बाद जो ऊपर में भी देख सकते हैं हल्का सा पार्ट छोड़ा हुआ है इस प्रकार से, और नीचे भी हल्का हल्का पार्ट छोड़ा हुआ है, यह क्या होता है? तो यह आपका होता है बैरियर होता है, ठीक है। बैरियर मतलब कि यह सपोर्ट के लिए छोड़ा जाता है, बैरियर पिलर होता है। और बैरियर पिलर का हाइट आपका मतलब कि जो इसका हाइट होता है और विड्थ होता है कितना होता है? तो एक पिलर जो होता है ना, पिलर के उतना ही होता है, यानी कि जो पिलर दिख रहा है आपको इस प्रकार से, इतना ही मतलब कि आपका चौड़ा
बैरियर पिलर को छोड़ा जाता है ऊपर और नीचे दोनों साइड से, ताकि सपोर्ट बना रहे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये है आपका अगला प्रोविज़न, ठीक है। अगला प्रोविज़न में कहा गया है कि रेगुलेशन 47 के अनुसार यह कौन इंश्योर करेगा कि डिस्ट्रिक्ट को सुरक्षित रूप से चलाने के लिए टिम्बर यानी कि लकड़ी, सपोर्ट मटेरियल, ब्रेटिश क्लॉथ, टूल्स, इक्विपमेंट एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में सुविधाजनक प्लेस में रहे, ये इसका कौन इंश्योर करेंगे। यानी कहने का मतलब क्या समझ रहे हैं कि इसमें कहा गया है कि रेगुलेशन जो 47 है उसके अनुसार से कौन इंश्योर करेगा कि डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर मतलब कि लकड़ी की कमी है, उसको लकड़ी मतलब कि वहाँ रखना, टिम्बर रखना। लकड़ी मतलब आप क्या समझ रहे हैं, कोई लकड़ी ऐसे ही थोड़ी रहता है, वो आपका सपोर्ट के लिए लकड़ी रहता है, ठीक है, उसको टिम्बर कहा जाता है। उसके बाद सपोर्ट मटेरियल हो गया। सपोर्ट मटेरियल में क्या क्या आएगा, तो एक एग्जांपल ले सकते हैं आप रूफ बोल्ट का। तो रूफ बोल्ट आपका क्या होगा, तो सपोर्ट मटेरियल हो जाएगा। उसके बाद ब्रेटिश क्लॉथ होता है। ब्रिटिश क्लॉथ का यूज कहाँ पे किया जाता है, ब्रिटिश क्लॉथ का यूज किया जाता है आपका वेंटिलेशन को मतलब कि इम्प्रूव करने के लिए। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि वेंटिलेशन को रोकने के लिए, ठीक है। यदि वेंटिलेशन आपका हवा यदि जा रही है तो उसको आपको रोकना है तो क्या कीजिएगा, ब्रिटिश क्लॉथ लगा दीजिएगा। ब्रिटिश क्लॉथ लगाने से आपका हवा जो है वह आर पार नहीं होगा, ठीक है। तो इम्प्रूव इसलिए कहा जाता है ताकि मतलब कि वहाँ पे उस गैलरी या फिर उस पैनल में आपको हवा को न ले जा करके दूसरे में आप ले जाना है, तो इसके लिए आपको ब्रिटिश क्लॉथ लगाना होगा। उसके बाद है टूल्स। टूल्स में क्या आएगा, टूल्स में आपका आएगा, टूल्स है यहाँ पे देख सकते हैं कि टूल्स है। तो टूल्स में क्या आएगा, तो बढ़ई का सामान आएगा, जितने भी बढ़ई का सामान होता है। जैसे कि वहाँ टिम्बर लेके जा रहे हैं तो टिम्बर के लिए काटने बांटने के लिए भी तो चाहिए। टिम्बर का साइज तो फिक्स रहता है कि जितना रहता है उतना ही रहता है, उसको ले जा करके नीचे ही सपोर्ट के अनुसार मतलब कि उसको तैयार किया जाता है। तो बढ़ई का जो सामान रहता है उसी को कहा जाता है टूल्स। उसके बाद है आपका इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट में क्या आएगा, तो इक्विपमेंट में आएगा जितने भी मशीन होते हैं, ठीक है, मशीन का सामान होते हैं या फिर मशीन होते हैं, वह सारा आपका इक्विपमेंट में आएंगे। या फिर कहा गया है अन्य आवश्यक वस्तुएं, ठीक है, जो पर्याप्त मात्रा में सुविधाजनक प्लेस यानी कि कन्वीनियंट प्लेस में रखे जाएंगे। तो इसका कौन सुनिश्चित करेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ओवरमैन ये सुनिश्चित करेंगे कि लकड़ी कहाँ पे है, सपोर्ट मटेरियल कहाँ पे रखा गया है, ब्रिटिश क्लॉथ कहाँ पर है, टूल्स इक्विपमेंट कहीं कम तो नहीं हो रहा है। यदि कम होगा तो क्या करेंगे, ये सब का सूचना मैनेजर को देंगे, अपने जो जो भी एसीएम रहेंगे उसको देंगे। वह क्या करेंगे, वह अपने मैनेजर को देंगे। मैनेजर क्या करेंगे, ओनर या फिर एजेंट के पास उसको लिखित रूप से देंगे ताकि प्रोवाइड हो सके, ठीक है। तो आई होप कि ये भी प्रोविज़न आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब अगला है इसका प्रोविज़न कि रेगुलेशन 47 के अनुसार ओवरमैन किस कंडीशन में अपने अंडर के किसी व्यक्ति को माइंस से बाहर निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि ओवरमैन जो है अपना पावर का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। कौन सा पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति होगा, वैसे व्यक्ति जो मतलब कि उसके बात को नहीं मान रहे हैं, तो उसको क्या करेंगे, अब वहाँ रख करके यदि काम कर रहे हैं, सभी कोई काम कर रहे हैं और वो काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि उसको मतलब कि बैठा के वहाँ रखना है, उसको ऊपर भेज देंगे, बोलेंगे जाइए आप ऊपर जाइए। अब किस कंडीशन में कहा गया है, तो उसका कंडीशन को यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति एक्ट, रेगुलेशन या उनके अधीन दिए गए आदेशों का उल्लंघन करता है तो ओवरमैन उस व्यक्ति को माइंस से बाहर जाने का आदेश दे सकता है और इस मैटर की सूचना ओवरमैन लिखित रूप से मैनेजर को देंगे। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि कोई जो भी वह व्यक्ति होंगे तो वह जो होंगे किस लिए उसको बाहर भेजा जा रहा है, तो हो सकता है कि वह एक्ट या फिर रेगुलेशन या फिर उसके अधीन जो दिए गए जो भी थे उसका आदेश था उसका उल्लंघन कर रहा है। उल्लंघन करने का मतलब कि उसके अपोजिट काम कर रहा है, करना चाहिए था जैसे वैसे नहीं कर रहा है वो, मतलब कि ओवर कॉन्फिडेंस में दूसरी जैसे कर रहा है, तो उसको क्या किया जाएगा, तो ओवरमैन उस व्यक्ति को माइंड से बाहर जाने का आदेश दे देंगे और इस मैटर के जो सूचना होंगी वह लिखित रूप से मैनेजर को देंगे। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, लिखित रूप से देने का मतलब है कि उसके खिलाफ मतलब कि अब कुछ कार्रवाई हो सकता है, तो यह होता है आपका लिखित रूप से देने का मतलब। तो आई होप कि ये भी प्रोविज़न आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इसमें भी कुछ खास था नहीं। तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रोविज़न, ठीक है। अगला प्रोविज़न में कहा गया है कि यह कौन इंश्योर करेगा, क्या कहा गया है कि यह कौन इंश्योर करेगा कि निरीक्षण, निरीक्षण यानी कि इंस्पेक्शन, जांच यानी कि एग्जामिनेशन एवं मरम्मत यानी कि रिपेयर के अलावा ऑफिशियल या कॉलेज अटेंडेंट को छोड़कर सभी व्यक्ति ट्रेवलिंग रोडवे से ही आना जाना करेंगे। तो यह कौन इंश्योर करेंगे कि मतलब कि यह इंश्योर करेगा, निरीक्षण यानी कि इंस्पेक्शन का काम कौन कर रहे हैं, एग्जामिनेशन के काम करने वाले, रिपेयर के काम करने वाले या फिर ऑफिशियल या कॉलेज अटेंडेंट, इसको छोड़ करके सभी व्यक्ति कहाँ से आना जाना करेंगे, तो यह करेंगे ट्रेवलिंग रोडवे से ही करेंगे। अब बात आता है तो इसका इंश्योर कौन करेंगे, तो इसका इंश्योर करने का काम करेंगे आपका ओवरमैन।
ओवरमैन काम करेंगे। उसके बाद बात आती है कि इंस्पेक्शन में क्या आएगा। तो इंस्पेक्शन में मतलब कि कौन आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं एक एक करके इंस्पेक्शन का कौन आएंगे, एग्जामिनेशन में कौन आएंगे, रिपेयर में करने वाले में कौन आएंगे, ऑफिशियल में कौन आएंगे, उसके बाद हॉलेज अटेंडेंट में कौन आएंगे। सारा चीज़ को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन का काम कौन करेंगे, तो इंस्पेक्शन का काम करेंगे आपका आपका डीजीएमएस करेंगे, ठीक है। डीजीएमएस, डीजीएमएस के आदमी करेंगे, या फिर आपका सीआईएम करेंगे, आरआईएम करेंगे, ये सभी होते हैं। जनरली देखा जाता है तो डीजीएमएस के आदमी ही जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इंस्पेक्शन का काम और फिर सेफ्टी ऑफिसर भी करेंगे। उसके बाद एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में क्या होगा, तो एग्जामिनेशन मतलब आप समझ रहे होंगे क्या समझते हैं, कि जाँच करने वाले व्यक्ति। अब जाँच करने वाले व्यक्ति में कौन कौन हो जाएंगे, तो आपका ओवरमैन हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन हो जाएंगे, ओवरमैन हो जाएंगे। उसके बाद आपका इंजीनियर हो जाएंगे, ठीक है, इंजीनियर हो जाएंगे। मतलब कि एग्जामिनेशन करने वाले, जांच करने वाले। उसके बाद है आपका रिपेयर, रिपेयर करने वाले में कौन आएंगे, तो आपका लाइन मिस्त्री आ जाएगा। अब लाइन मिस्त्री का क्या काम होता है, जो ट्रैक लाइन लगा रहता है, यानी कि जो हॉलेज लगा रहता है, ट्रैक लाइन को ही हॉलेज कहा जाता है, ठीक है। आप लोग इसको जानिएगा, हॉलेज रोडवे। तो जो लाइन मिस्त्री होते हैं वह आपका रिपेयरिंग का काम करेंगे, तो वो भी हॉलेज रोडवे में जा सकते हैं। उसके बाद है आपका ऑफिशियल, ऑफिशियल मतलब कि सभी ऑफिशियल। अब ऑफिशियल मतलब क्या समझ रहे हैं, तो जितने भी पदाधिकारी है, पदाधिकारी मतलब क्या समझ रहे हैं, कि आपका कॉम्पिटेंट पर्सन भी होंगे, उसके बाद ऑफिशियल भी होंगे, ठीक है। तो वह भी अब मतलब कि जा सकते हैं हॉलेज रोड में। अब वह क्या क्यों जाएंगे, तो वह जाएंगे आपको मतलब कि देखने के लिए, चेक करने के लिए कि सारा चीज़ सही है कि नहीं। तो इसको चेक करने के लिए आपका ऑफिशियल जाएंगे। उसके बाद है आपका हॉलेज अटेंडेंट। तो हॉलेज अटेंडेंट मतलब क्या होता है, तो घंटा मैन होता है। घंटा मैन यानी कि जो सिग्नल देते हैं, सिग्नल देने का जो काम करेंगे, वह यदि नीचे नहीं जाएंगे, आपका जो हॉलेज में नहीं जाएंगे, तो वो फिर सिग्नल कहाँ से देंगे। तो सिग्नल देने के लिए फिर जाना होगा ना, तो वो भी जाएंगे। मतलब कि ये 5 तरह के लोग ही जाएंगे, 5 तरह के लोग बोला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 5 मतलब कि 5 ही मत समझिए कि 5 ही आदमी जाते हैं। यहाँ पे 5 तरह के आदमी जाते हैं। ये सभी ये देख सकते हैं कि इंस्पेक्शन करने वाले जाएंगे, एग्जामिनेशन करने वाले जाएंगे, रिपेयर करने वाले जाएंगे, ऑफिशियल सब जाएंगे। उसके बाद हॉलेज अटेंडेंट जाएंगे। मतलब कि ये 5 तरह के लोग जाएंगे। तो इसको याद करने का एक ट्रिक होता है कि मुट्ठी भर आदमी ही जाएंगे। अब मुट्ठी भर मतलब क्या समझ रहे हैं, हम लोग के हाथों में कितने उंगलियां होते हैं, 5 होते हैं एक हाथ में। तो एक मुट्ठी बनाने के लिए कितने उंगली की आवश्यकता होती है, 5 उंगली की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए आपको याद करने के लिए ट्रिक बताया जा रहा है कि मुट्ठी भर ही आदमी जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे, आप लोगों को ये ट्रिक भी अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रोविज़न। तो अगला प्रोविज़न में कहा गया है कि रेगुलेशन 47 के अनुसार ओपन कास्ट माइंस में ओवरमैन की ड्यूटी क्या क्या है। यानी कि यहाँ पे अब बात किया जा रहा है ओपन कास्ट माइन के लिए। वह तो देखिए जितना भी ऊपर में अभी देखें सभी था अंडरग्राउंड के केस में। अब देखना है ओपन कास्ट के केस में कि ओवरमैन की ड्यूटी क्या क्या है। तो उसको देखते हैं, चलिए एक एक करके कि क्या है और क्या नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ओवरमैन यह इंश्योर करेगा कि, क्या इंश्योर करेंगे, कि यहाँ सबसे पहले दिया हुआ है कि बेंचेज के साइड प्रॉपरली ड्रेस्ड हो। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, कि बेंच जो है आपका, बेंच के साइड है तो उसको लूज मटेरियल या फिर बोल्डर हो सकता है, तो उसको जांच करेंगे। अब यहाँ पे आप लोग समझ रहे होंगे कि बेंच क्या होता है। तो आप लोग जितने भी मतलब कि डिप्लोमा होल्डर है या फिर आप डिग्री होल्डर है, तो आप लोग पढ़े होंगे कि बेंच किस प्रकार से रहते हैं। तो बेंच आपका इस प्रकार से रहता है, ठीक है। इस प्रकार से बेंच बनाया जाता है, माइंस में बढ़ते जाता है। तो यही हो गया आपका बेंच 1, बेंच 2, बेंच 3, इस प्रकार से बेंच रहता है। तो बेंचेज को जो साइड होते हैं इसको प्रॉपरली ड्रेस्ड है कि नहीं है, उसको देखने का काम कौन करेंगे, ओवरमैन। ड्रेस्ड मतलब क्या समझ रहे हैं, कि हो सकता है कि लूज मटेरियल होगा, लूज मटेरियल होगा तो क्या होगा, वो स्लाइड करेगा। उसके बाद हो सकता है बोल्डर भी होगा, बोल्डर होगा तो स्लाइड करेंगे तो खतरा हो जाएगा। तो इसको जांच कौन करेंगे, तो ओवरमैन करेंगे। उसके बाद बात आती है आपका कि दूसरे नंबर में है बेंचेज की स्टेबिलिटी खतरे में ना हो। तो इसका मतलब क्या होता है, कि इसका मतलब होता है कि बेंच की जो मजबूती है उसको घूम घूम कर देखना होता है, कि कहीं स्लाइड तो नहीं कर रहा है या फिर स्लाइड तो नहीं करेगा। तो इसको जांच कौन करेंगे, तो ओवरमैन ही करेंगे। उसके बाद आपका तीसरा पॉइंट में क्या है, कि होल रोड मेंटेन रखा गया हो, होल रोड को मेंटेन रखा गया हो। तो होल रोड किसको बोलते हैं, कि होल रोड मेंटेन रखा गया हो। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं, कि होल रोड का जांच करेगा। होल रोड मतलब क्या समझ रहे हैं, कि होल रोड जो आने जाने के लिए, माइंस के अंदर जाने के लिए या फिर उससे बाहर निकलने के लिए जो रोड बना रहता है उसी को कहा जाता है होल रोड। तो इसका जांच करेंगे कि कहीं पे मतलब कि इसका विड्थ जो है सही तरह से है या नहीं है, जो इसका जितना हाइट है, हाइट बोल सकते हैं इसको, फिर क्या बोलते हैं, विड्थ बोल सकते हैं, ठीक है। चौड़ाई, चौड़ाई जितना है वह सही तरह से है या नहीं है। उसके बाद कि HAMM का एक्सीडेंट तो नहीं होगा। इसीलिए उसका ब्रीथ को काहे देखा जाता है, ब्रीथ को इसलिए देखा जाता है ताकि मतलब कि HAMM जो चल रहे हैं, हैवी इंजीनियरिंग। HAMM का फुल फॉर्म क्या होता है, हैवी
हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी, ठीक है। तो हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी जितने भी होंगे, यानी कि बड़े मशीनरी जितने भी आना जाना करेंगे उस रोड से, तो उसका कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा। कि ब्रिथ कम रहेगा तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। या तो जाने वाले और आने वाले एक ही साथ आएंगे तो उस टाइम क्या होगा, जगह नहीं बचेगा, गाड़ी सट जाएगा या आपस में मशीनरी सट जाएंगे और उससे एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसीलिए उसका जो ब्रिथ है उसको प्रॉपरली देखा जाता है, सिर्फ ब्रिथ को ही देखा जाता है होल रोड में। उसके बाद उसके स्टेबिलिटी को भी देखा जाता है कि कहीं पे मतलब कि दरार तो नहीं पड़ा है, कहीं पे मतलब गड्ढा तो नहीं है, ऊबड़ खाबड़ तो नहीं है। इसको देखने का काम कौन करते हैं, तो ओवरमैन करते हैं। उसके बाद है आपका अगला पॉइंट में है कि ओवरमैन डंप की स्टेबिलिटी खतरे में ना हो। ओवरमैन बोल रहे हैं यहाँ पे ओबी है, ठीक है। ओबी यानी कि ओवरबर्डन, ओवरबर्डन की डंप की स्टेबिलिटी खतरा में नहीं होना चाहिए। और इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि कहीं पे भी ओवरबर्डन जहाँ भी है तो स्लाइड तो नहीं करेगा जिससे खतरा हो सके। मतलब कि स्लाइड करेगा तो क्या होगा, ओवरबर्डन जहाँ पे रखा गया है वहाँ पे स्लाइड करेगा तो खतरा होगा, वहाँ से आने जाने वाले व्यक्ति जितने भी होंगे उसको खतरा होगा। तो इसीलिए जो भी आपका ओवरबर्डन है यानी कि ओबी है, इसके डंप के स्टेबिलिटी को खतरे में ना हो, यानी कि उसको अच्छे से रखा जाएगा, ठीक है। तो इसके जांच कौन करेगा, तो इसका भी जांच करेंगे आपका ओवरमैन ही करेंगे। अब अगला पॉइंट में कहा गया है 5 नंबर में कि वर्किंग फेस पर मैन एंड मशीनरी की ओवर क्राउडिंग ना हो। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि इसका मतलब है कि जहाँ वर्किंग फेस है आपका, जहाँ पे भी मतलब कि काम हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ जहाँ पर भी काम हो रहा है उसमें आपका मेन और मशीनरी यानी कि अधिक संख्या में आदमी और अधिक संख्या में मशीनरी की ओवर क्राउडिंग यानी कि भीड़ भाड़ नहीं होना चाहिए। इसका जांच कौन करेंगे, तो भीड़ भाड़ नहीं होना चाहिए, इसका जांच करेंगे आपका ओवरमैन ही जांच करेंगे। उसके बाद है आपका अगला पॉइंट में है कि उसके अंडर के सभी एरिया में एडिक्वेट लाइटिंग हो। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसके अंडर में मतलब कि ओवरमैन के जितने भी अंडर में आते हैं, ठीक है, एरिया, तो उसमें एडिक्वेट लाइटिंग लगाना होगा। अब एडिक्वेट लाइटिंग का क्या काम होता है कि आपका नाइट शिफ्ट में, मतलब कि नाइट शिफ्ट के केस में यह काम होता है कि नाइट शिफ्ट में मतलब कि अच्छे से काम चले उसके लिए प्रॉपर लाइटिंग व्यवस्था करना, उसी को कहा जाता है आपका एडिक्वेटिंग लाइटिंग। उसके बाद है आपका 7वां पॉइंट में क्या है कि ब्लास्टिंग ऑपरेशन शुरू होने से पहले ब्लास्टिंग रिलेटेड रेगुलेशन का पूरा पूरा पालन हो। 7वां नंबर में है कहा गया है कि ब्लास्टिंग ऑपरेशन शुरू होने से पहले ब्लास्टिंग रिलेटेड रेगुलेशन का पूरा पूरा मतलब कि पालन हो। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, तो इसका मतलब है आपका कि डेंजर जोन से सभी व्यक्ति को खाली किया जाएगा। मतलब कि खाली है या नहीं है उसको देखने का काम कौन करेंगे, ओवरमैन करेंगे, ताकि मतलब कि सेफ एंड सिक्योर यानी कि सुरक्षित और सकुशल तरीके से आपका ब्लास्टिंग हो। इसके लिए क्या करेंगे, तो ब्लास्टिंग ऑपरेशन शुरू होने से पहले पूरा पूरा रेगुलेशन का पालन करेंगे, यानी कि रेगुलेशन का आपको पालन करना ही होगा ब्लास्टिंग करने का टाइम, ताकि और इसका जांच करेंगे तो आपके ओवरमैन जांच करेंगे। अब अगला पॉइंट है इसमें कहा गया है कि सभी मशीनरी एवं प्लांट सेफ एंड सिक्योर तरीके से चलाई जा रही हो। इसकी जांच कौन करेंगे, आपका ओवरमैन करेंगे। अब इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, तो इसका मतलब है आपका कि जितने भी मशीनरी या फिर प्लांट भी आप एक तरह से मशीन ही बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तरीके से चलाई जा रही है, सेफ एंड सिक्योर तरीके से, यानी कि सुरक्षित तरीका होना चाहिए और आपका कुशल तरीका होना चाहिए, मतलब दोनों होना चाहिए। तो यही आपका देख रेख कौन करते हैं, तो ओवरमैन करते हैं। उसके बाद नोट में कुछ दिया गया है उसको भी देख लेते हैं। नोट में कहा गया है कि ऑफिशियल गेजेट के अनुसार डस्ट कंट्रोल का उपाय करना ओवरमैन की ड्यूटी में है, लेकिन रेगुलेशन 47 में नहीं दिया गया है या फिर जिक्र नहीं किया गया है। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि जो डस्ट कंट्रोल करते हैं, डस्ट को कंट्रोल कैसे किया जाता है, तो पानी को छिड़का करके किया जाता है डस्ट को कंट्रोल। तो ये भी आपका ओवरमैन के काम में ही है, लेकिन इसको 47 रेगुलेशन जो 47 है इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, यानी कि इसका जिक्र नहीं किया गया है। तो इसको भी आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से, लेकिन करना चाहिए था ऑफिशियल गैजेट में भी इसको मतलब इंक्लूड करना चाहिए। अब डस्ट उड़ेगा तो काम थोड़ी कोई कर पाएगा, मशीनरी भी नहीं काम कर पाएगी अच्छे से, क्योंकि उसको दिखेगा तब ना वो काम करेंगे। तो वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं आपका अगला प्रोविज़न है जिसमें कहा गया है कि ओवरबर्डन डंप में क्या क्या जांच करेगा, यानी कि ओबी डंप में क्या क्या जांच करेगा। तो क्या क्या जांच करेंगे, जहाँ पे भी आप ओबी जमा कर रहे हैं या फिर ओबी रख रहे हैं उसमें से क्या क्या जांच किया जाता है वो देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले इसका पॉइंट बाय पॉइंट लिखा गया है, तो इसको समझते हैं कि सबसे पहले कहा गया है कि डंप के ऊपर क्रैक की जांच। क्या करेंगे कि डंप जो है किया जा रहा है उसके ऊपर क्रैक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी जांच करेगा। अब कौन करेगा, तो ओवरमैन करेंगे। उसके बाद कहा गया है यहाँ पे सर्च ऑफ वाटर लिखा है, यहाँ पे सोर्स कीजिए, ठीक है, इसको काट दीजिए और यहाँ पे सोर्स कर दीजिए। सोर्स ऑफ वाटर, ठीक है। सोर्स ऑफ वाटर मतलब क्या समझ रहे हैं कि सोर्स ऑफ वाटर मतलब हुआ कि अगल बगल में कोई पानी का बहना, मतलब कि कोई बहना चाहिए और
मतलब कि इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि अगल बगल में पानी नहीं बहना चाहिए या फिर जमा नहीं होना चाहिए, उसी को कहा जाता है सोर्स ऑफ वाटर। अब सोर्स ऑफ वाटर यदि उसी के अगल बगल में रहेंगे या फिर हो सकता है ऊपर में भी रहेंगे, जो डंप रखा गया है उसके अंदर, तो अंदर जाएंगे और मतलब कि वो गीला हो जाएंगे, गीला होंगे उसके बाद वह दरार भी फटेंगे। ठीक है, तो इसलिए उसकी स्टेबिलिटी मतलब खतरा में नहीं पड़ना चाहिए। इसके लिए आपको सोर्स ऑफ वाटर को ध्यान में रखना होगा कि अगल बगल पानी जमा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है आपका ओवर हेड लाइन का क्लियरेंस। ओवर हेड लाइन क्लियरेंस का मतलब क्या समझ रहे हैं कि ओवर मैन हेड लाइट क्लियरेंस का मतलब होता है कि आप जहाँ पर भी मतलब कि ओबी को जमा कर रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से ओबी को जमा किया जाता है। यहाँ पे इस प्रकार से देखिए, तो इसके ऊपर में, ठीक है, इसके ऊपर में मतलब कि यहाँ से आपका ओवर हेड लाइन, लाइन मतलब कि बिजली का तार तो कहीं पार नहीं हो रहा है, तो तार यदि पार हो रहा है तो उस केस में क्या करेंगे, यदि ऊपर से यदि कोई गुजर रहा है तो उसके ऊपर से कितना इसका क्लियरेंस रखा जाएगा, मतलब कि कितना ओवरमैन जो है वह डिसाइड करेंगे कि जो आपका डंप किया गया है मटेरियल को, उससे कितना ऊपर से मतलब कि तार को पार किया जाए, या फिर ओवरमैन यह डिसाइड करेंगे कि डंप कितने ऊपर तक करना है। तो इसके कितना मतलब कि है, यह जो डिस्टेंस रखा जाएगा यह 12.5 मीटर से कम नहीं रखा जाएगा। ठीक है, यह होता है आपका ओवरमैन मतलब कि ओबी का जो है ओवर हेड लाइन क्लियरेंस। इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आप लोग बस इतना समझिए कि आपका ओबी है, ठीक है, ओबी है, तो इसके ऊपर से यदि आपको लाइन तार गुजारना है तो ये दो पोल हो गया, दो साइड से, इधर भी और पोल होगा, तो इस प्रकार से आपका होगा, तो इधर नीचे झुका हो सकता है, लेकिन यहाँ जो होगा यह क्लियरेंस आपका 12.5 मीटर मतलब कि होना चाहिए, 12.5 मीटर से कम इसका हाइट नहीं होना चाहिए, ये कहा गया है। या फिर आप एक इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं, आप दूसरा एग्जाम्पल लेकर के, कि मान के चलिए कि यहाँ से कोई आपका कोई चीज़ नदी पार हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे नदी पार हो रहा है, तो इससे ऊपर भी यदि आप लाइन तार को पार करना चाहते हैं, यानी कि ओवरहेड, इसको ओवरहेड बोला जाएगा, ओवरहेड क्लियरेंस, तो इसके ऊपर मतलब कि कितना होना चाहिए, तो नदी के ऊपर से आपका कितना होना चाहिए, तो नदी के ऊपर से आपका 12 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट में क्या कहा गया है, अगला पॉइंट में है आग का कंडीशन, यानी कि स्पॉन्टेनियस हीटिंग का जांच करना। आग का कंडीशन यानी कि स्पॉन्टेनियस हीटिंग का जांच करना, यहाँ पे ब्रैकेट में ही दे दिया गया है, तो इसको समझाने का कोई जरूरत थोड़ी है कि आग का कंडीशन, कहीं आप स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रहा है तो इसका जांच करेगा, काम कौन करेंगे, तो ओवरमैन करेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट में है स्टेबिलिटी ऑफ डंप। स्टेबिलिटी ऑफ डंप मतलब क्या समझ रहे हैं कि इसमें मजबूती को देखा जाता है कि कहीं स्लाइड तो नहीं होगा, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी को देखा जाता है, स्लाइड होने से क्या होगा, तो खतरा होगा। उसके बाद कहा गया है अगला पॉइंट में बर्न की हाइट। तो बर्न की हाइट मतलब क्या होता है, बर्न किसको कहेंगे, सबसे पहले ये बताइए, तो बर्न किसको कहेंगे, आपको फिगर के थ्रू समझाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मान के चलते हैं कि ये आपका डंप किया हुआ ओबी है, इस प्रकार से यहाँ पे डंप किया हुआ ओबी है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे आपका जो डंपर आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से डंपर आएगा, तो डंपर, ये डंपर है आपका। ठीक है, तो ये डंपर है, तो डंपर यहाँ पे डंप जब यहाँ पीछे आकर के करेंगे यहाँ से, तो हो सकता है कितना मतलब कि दूरी पे आके करेंगे, या फिर यहाँ पे कुछ तो रखना होगा इस प्रकार से, मतलब कि जमा करके रखना होगा ताकि यहाँ पे मतलब कि इससे पार ना हो सके, जो इसका डंपर का टायर है इससे ऊपर ना उठ सके और यहाँ से मतलब कि गिरे ना। ठीक है, इसको गिरने से रोकने के लिए जो भी यहाँ पे डिवाइस लगा कर रखा जाता है उसकी हाइट को ही कहा जाता है आपका बर्न कहा जाता है। ठीक है, बर्न कहा जाता है जो यहाँ पे डिवाइस लगा करके रखा जाता है ताकि इससे कोई एक्सीडेंट ना हो, इससे नीचे डंपर आपका ना गिरे। और यह कितने ऊंचाई तक का होता है, तो यह आपका 1 मीटर तक का होता है, 1 मीटर से कम तो होना ही नहीं चाहिए, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। डंपर के टायर का जो रेडियस होता है, ठीक है, रेडियस से कम नहीं होना चाहिए, या फिर 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, इसको आप लोग याद रखिएगा। बर्न की हाइट आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से कि जहाँ मतलब कि जहाँ से खड़ा होकर के आपका डंपर जो है वह डंप करता है, उसी का हाइट को कहा जाता है, आपका जो पीछे लगा हुआ रहता है उसी को बम कहा जाता है, बम। ठीक है, तो ये भी प्रोविज़न आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब अगला प्रोविज़न है इसमें कि रेगुलेशन 47 के अनुसार ओवरमैन ड्यूटी के दौरान अपने साथ क्या क्या रखेंगे जिसे वे अप टू डेट करते रहेंगे, मतलब कि क्या रखेंगे जिसे वह ड्यूटी के दौरान अप टू डेट करते रहेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ट्रेसिंग प्लान, जिसको ओवरमैन हैंड प्लान बोलते हैं। तो यह मतलब कि यही ना रखेंगे। अब क्यों रखेंगे, अब क्यों रखते हैं, तो इससे मतलब है आपका कि ट्रेसिंग प्लान नहीं रहेगा तो उसको पता कैसे चलेगा कि कितना दूर अभी तक काम चल रहा है, कहीं आगे खतरा तो नहीं है, उसको पता करने के लिए ही मतलब कि इसको अप टू डेट किया जाता है, ताकि अप टू डेट समय समय पे आपका रहे ही। उसके बाद
अगला प्रोविज़न आप देखते हैं, अगला प्रोविज़न में कहा गया है कि ओवरमैन हैंड प्लान यानी फिर कि ट्रेसिंग प्लान को कौन और कितने टाइम इंटरवल पर अप टू डेट करेंगे, कौन करेंगे या कौन करेंगे और कितने टाइम इंटरवल पर करेंगे। तो इसका सही आंसर है आपका कि ओवरमैन स्वयं करेंगे और प्रत्येक शिफ्ट के एंड में करेंगे, मतलब कि जितने भी अपना अपना शिफ्ट का, ठीक है, अपना शिफ्ट में जो भी आपका ओवरमैन है कि अपना जो 8 घंटा का शिफ्ट रहता है उसके शिफ्ट के एंड में करेंगे। और कौन करेंगे, तो ओवरमैन खुद करेंगे। किस प्रकार से करेंगे उसको तो आप लोग समझ गए होंगे, और नहीं भी समझे होंगे तो उस फिगर को देखिए, जो फिगर पहले बताया गया था, जो इमेज लगाया गया था, उस इमेज को देखिए। जो भी आपका जो डॉटेड लाइन था उसी को दिखाना होता है कि कितना बढ़ रहा है और कितना दूर में है, वो पहले से डिसाइड करके रख दिया गया है कि इतना दूर तक आपको काम करना है। उसी के अकॉर्डिंग वो अपना काम करते हैं, चेंज करते हैं जितना भी चेंजेज करना होगा। अगला प्रश्न है कि इसमें से है कि डिस्ट्रिक्ट में टिम्बर, सपोर्ट मटेरियल, ब्रैटिश, उसके बाद टूल्स, इक्विपमेंट etc पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे, यह इंश्योर करने की ड्यूटी किनकी है और यह कहाँ रखी जाएगी। तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट में टिम्बर, सपोर्ट मटेरियल, ब्रैटिश क्लॉथ, यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रैटिश लिखा हुआ है, तो ब्रैटिश मतलब आप लोग समझ जाए कि ब्रैटिश क्लॉथ, ठीक है, टूल्स, इक्विपमेंट etc पर्याप्त मात्रा में है और कहाँ रखी जाएगी इसकी डिसाइड कौन करेंगे, तो ओवरमैन करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ओवरमैन करेंगे। कहाँ रखी जाएगी, तो एट कन्वीनियंट प्लेस में, जहाँ पे मतलब कि आवश्यकता है, या फिर ऐसे जगह जहाँ पे मतलब कि आवश्यकता उसको आसानी से उसको उपलब्ध किया जा सके, वैसे जगह में। सामने ही रखेंगे, ज़्यादा दूर रखेंगे तो फिर उसको लाने में टाइम लगेगा। तो ये भी समझ गए होंगे आप लोग। अब अगला इसका प्रोविज़न है कि हॉलेज रोडवे एवं उसके सेफ्टी डिवाइस की जांच करने के लिए कॉम्पिटेंट पर्सन की मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो, जो हॉलेज रोडवे है आपका, उसका जो सेफ्टी डिवाइस जितने भी लगाए जाते हैं, जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं कि आपका रनवे स्विच हो गया, स्टॉप ब्लॉक हो गया, उसके बाद ड्रॉप बारविक हो गया, उसके बाद बफर हो गया, सेफ्टी डिवाइस जितने भी है, ठीक है, तो इसकी जांच करने के लिए कॉम्पिटेंट पर्सन के मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होगा वह क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका ओवरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बात आती है कि सरदार सर्टिफिकेट वाला नहीं कर सकते हैं क्या, तो सरदार सर्टिफिकेट वाला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहा ही गया है कि ओवरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन, ठीक है। मैक्सिमम क्या होना चाहिए, मैनेजर सर्टिफिकेट हो सकता है, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, और जो आपका ओवरमैन सर्टिफिकेट मतलब कि आप समझिए कि ओवरमैन, ठीक है। तो अब सरदार आना जाना तो कर सकते हैं, हॉलेज रोडवे से आना जाना कर सकते हैं, लेकिन जांच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब अगला प्रोविज़न है कि ओवरमैन रेगुलेशन 47 के अनुसार अपने डिस्ट्रिक्ट के प्रत्येक वर्किंग प्लेस यानी कि कार्यस्थल को कितने बार जांच करेंगे। क्या कहा गया है कि ओवरमैन, ठीक है, 47 के अनुसार डिस्ट्रिक्ट के प्रत्येक वर्किंग प्लेस यानी कि फेस में, वर्किंग प्लेस कहने का मतलब है फेस, तो कार्यस्थल के कितने बार जांच करेंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका जितनी बार जरूरी हो या फिर संभव हो। इस प्रकार क्यों लिखा गया है, क्योंकि कि जितने बार उसको जरूरी हो, उसको जितने बार जरूरी लगे कि अभी मतलब कि जांच करना चाहिए, उतने बार वह कर सकते हैं और संभव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब जरूरी भी है और संभव मतलब कि संभव ही नहीं है। जैसे कि अब बहुत गैस बन गया है, अब उसको जरूरी है कि जांच ही करना है, ऐसा कुछ कोई बात नहीं है। तो अपना काम को वहीं पे स्टॉप करके आप ऊपर वह जा सकते हैं। उसके बाद कहा गया है कि लेकिन सरदार जो होते हैं वो अपने शिफ्ट में कम से कम 3 बार जांच करेंगे। यहाँ पे ओवरमैन तो जब उसको जरूरी लगेगा तब करेंगे, या फिर एक बार तो जनरली करते ही हैं, लेकिन उसको जब जरूरी लगे या संभव हो तब करेंगे। लेकिन जो सरदार होते हैं वह अपने शिफ्ट में कम से कम 3 बार जांच करते हैं। इसको आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। अब अगला प्रश्न है इसका, और अगला प्रोविज़न है और यह लास्ट प्रोविज़न है, ठीक है। कहा गया है कि ओवरमैन किस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग शिफ्ट के एंड में रिपोर्ट लिखने का काम करेंगे। क्या कहा गया है कि ओवरमैन किस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग शिफ्ट के एंड में रिपोर्ट लिखने का काम करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा आपका रेगुलेशन 47। रेगुलेशन 47 के अकॉर्डिंग जो ओवरमैन होते हैं वह शिफ्ट के एंड में अपना रिपोर्ट लिखते हैं। रिपोर्ट किस में लिखते हैं, तो बाउंड पेज बुक में लिखते हैं। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और इसका मतलब है क्या कि ओवरमैन जो होते हैं ना, वो आपका रेगुलेशन 47 के अकॉर्डिंग जांच करते हैं, ठीक है, जांच करते हैं और रिपोर्ट लिखते हैं। और उसके बाद जो सरदार होते हैं वह देखो, जो सरदार होते हैं ना वह ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं आपका रेगुलेशन 48 के अकॉर्डिंग। लेकिन जो रिपोर्ट लिखने का काम करते हैं वह किस में करते हैं, तो रिपोर्ट लिखने का काम करते हैं रेगुलेशन मतलब कि 129 के अकॉर्डिंग वह अपना रिपोर्ट लिखते हैं। तो इसको आप लोग जरूर से याद रखिएगा। रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपका अब जो 47 में है उसमें उसके अकॉर्डिंग आपका ओवरमैन लिखेंगे, रिपोर्ट भी लिखेंगे। और लेकिन सरदार जो होते हैं वह आपका काम तो करते हैं, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं आपका 48 के अकॉर्डिंग। और जो वह रिपोर्ट लिखते हैं वह लिखते हैं आपके
मतलब कि एक रेगुलेशन 129 के अकॉर्डिंग, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हुई होगी तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन कर सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।